जय हिंद साथियों, मैं हूं धनंजय दागर, हिंदी विशेषज्ञ। एक बार मैं फिर से आपके सामने आया हूं हिंदी भाषा के पहले अध्याय का भाग 8 लेकर। इससे पहले हम 7 भाग इस अध्याय के पढ़ चुके हैं। आज हम इसको शुरू करने वाले हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं जल्दी से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नेक्स्ट क्लासेस द फ्यूचर बिगिंस हियर। यहाँ पर हम यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम के कंप्लीट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं हमारे स्टार एजुकेटर्स के द्वारा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा जो YouTube चैनल है नेक्स्ट क्लासेस, यहाँ पे आपको हमसे जुड़ना होगा, यानी कि हमें सब्सक्राइब करना होगा। हमारे स्टडी मटेरियल को यदि आप चाहते हैं कि वो आपके पास हो, यानी कि उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम नेक्स्ट क्लासेस। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने अंतिम भाग में अनुच्छेद 343 जो था हमारा, यानी कि ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अनुच्छेद 343 और 344 ये दोनों हम पढ़ चुके थे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अनुच्छेद 345 को। अनुच्छेद 345 को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि अनुच्छेद 345 में अनुसूची 8 की 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब अनुसूची 8 क्या है तो उसको समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल भाग हैं आपके 22, अनुसूचियां हैं 12 और अनुच्छेद हैं आपके 395। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनुसूचियों की, यानी कि 12 अनुसूचियों में से अनुसूची नंबर 8। तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, अनुसूची 8 की बात करने वाले हैं, जिसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। इन 22 भाषाओं को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में समझेंगे ये क्या है। इसके लिए मैं इसको यहाँ पे पहले शिफ्ट कर लेता हूं। चलिए, तो अब जैसा कि मैंने बताया कि 22 भाषाओं को क्या कहा जाता है, प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। और इन प्रादेशिक भाषाओं को इस अनुसूची में 8 में क्यों रखा गया है, जिससे कि कोई भी राज्य जो है अपनी अपनी एक राजभाषा चुन सके, यानी कि अपने राज्य की एक राजभाषा बना सके। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक राज्य को यह स्वतंत्रता है कि अनुसूची 8 में वर्णित 22 प्रादेशिक भाषाओं में से किसी एक भाषा को अपने राज्य की राजभाषा चुन सके। यानी कि हर एक स्टेट, हर एक राज्य जो है इस चीज के लिए उसको आजादी दी गई है। यदि वो चाहे तो स्टेट लेवल पर भी अपनी एक एक राजभाषा चुन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक स्टेट के लिए हमने अनुसूची 8 में 22 भाषाएं डाली हुई हैं और इनका लिए हमने यहाँ पे अनुच्छेद 345 जो है बनाया हुआ है। इंडिया की यदि हम बात करें, यानी कि संपूर्ण भारत की यदि बात की जाए, तो संपूर्ण भारत की राजभाषा आपकी कौन सी है, हिंदी है, और द्वितीय राजभाषा इंग्लिश है। लेकिन संपूर्ण भारत में यदि हम बात करें तो विभिन्न आपके जो है राज्य हैं जिनमें अलग अलग प्रजाति, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनके द्वारा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जो कि हिंदी बोलने में सक्षम नहीं है। तो इसीलिए हमारे भारतीय संविधान ने क्या किया, बनाया अनुच्छेद 345, जिसमें उसने हर एक स्टेट को, हर एक राज्य को यह आजादी दी थी कि यदि वो चाहे तो एक स्टेट लेवल पर अपनी अपनी एक राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकते हैं। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा कहां से मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको अनुसूची 8 से। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। बस को हम ठीक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। अब कुछ स्टेट्स यानी कि कुछ राज्य आपके ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को राजभाषा चुना हुआ है, जैसे कि आपका भारत के 9 राज्य ऐसे हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, हरियाणा। इसके अलावा उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ये आपके भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की राजभाषा क्या है, आपकी हिंदी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के तहत भारत के 9 राज्य एमपी, सीजी, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और झारखंड और हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जहां की राजभाषा हिंदी है, इसलिए इन्हें हिंद प्रदेश भी कहा जाता है। इसी प्रकार तमिलनाडु ने तमिल को, कर्नाटक ने कन्नड़ को, केरला ने मलयालम को। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी एक अलग अलग राजभाषाएं चुन ली हैं, जिसमें उन राज्यों का सरकारी कामकाज हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पर, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जो है आपकी दिल्ली ही है जहां की राजभाषा क्या है, आपकी हिंदी है।
दिल्ली जो है एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी है जहां पे राजभाषा कौन सी है आपकी, हिंदी है। ठीक, इसी प्रकार जम्मू कश्मीर आपका एकमात्र ऐसा राज्य है, ये भी सॉरी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भी आपका एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां की राजभाषा क्या है, आपकी उर्दू है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही अहम हो गए आपके लिए, क्योंकि पूरे भारत में यही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि हमने बात कही दिल्ली की, तो दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां की राजभाषा आपकी हिंदी है, और जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां की राजभाषा उर्दू है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले बिंदु की ओर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो हमारी स्लाइड है थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो रही है, तो उसको हम ठीक कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट हमारा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये भारत के 3 ऐसे राज्य हैं। इनके अलावा एक और राज्य है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भारत के ऐसे राज्य हैं जहां की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। ठीक, अब यदि हम बात करें इन सभी में से सबसे पहले इंग्लिश को राजभाषा किसने बनाया, तो वो बनाया हुआ है नागालैंड ने। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। यदि अब हम ऐसे राज्य की बात करें जहां पर द्वितीय राजभाषा का दर्जा संस्कृत भाषा को प्राप्त है, तो भारत का केवल एक ही स्टेट ऐसा है, एक ही राज्य ऐसा है जहां पर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि द्वितीय राजभाषा कौन सी है आपकी, संस्कृत है। तो आपका ऐसा राज्य कौन सा है, वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। बढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले बिंदु की ओर। जैसा कि अब आप यहाँ देख सकते हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दादर नगर हवेली। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दादर नगर हवेली, ये जो है आपके कुछ ऐसे राज्य हैं और कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर हिंदी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी कि यहाँ की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। अब यदि हम बात करें कि आज भी वर्तमान समय में संस्कृत भाषा पूरे हिंदुस्तान में कहां बोली जाती है, तो वो बोली जाती है हमारे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी 2 जिले ऐसे हैं जहां पे संस्कृत भाषा को बोला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नरसिंहपुर और राजगढ़, ये 2 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर संस्कृत भाषा को आज भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कुछ राज्य तथा उनकी राजभाषाएं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक लिस्ट बनाई हुई है राज्य की, तो इन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। इसी प्रकार हमने इनकी राजभाषाओं की लिस्ट बनाई हुई है, यानी कि कौन सा स्टेट है ऐसा है जिसमें कौन सी राजभाषाएं बोली जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर जो है लिखी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आता है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है आपकी उर्दू राजभाषा है। इसी प्रकार केरल और लक्षद्वीप में आपकी कौन सी है, मलयालम है। ठीक, इसी तरीके से आपकी कर्नाटक में कौन सी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्नड़ है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, यहाँ पे कौन सी है आपकी, तमिल है। इसके अलावा और भी हमारे स्टेट्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मणिपुरी में आपकी आती है, मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब या चंडीगढ़ में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, इसमें आपकी कौन सी है, गुजराती है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में आपकी बंगाली है। गोवा में आपकी कोंकणी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और चेन्नई में तेलुगु है। तेलंगाना में भी तेलुगु है, और असम में आपकी असमिया है। तो इस तरीके से ये आपके कुछ प्रमुख राज्य थे। इनके अलावा आपके और भी राज्य हैं जो आपके ऊपर आप देख पा रहे होंगे, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये आपके ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी राजभाषा कौन सी है, इंग्लिश है। तो आपको याद रखना है किस राज्य में कौन सी राजभाषा बोली जाती है या किस राजभाषा में कामकाज किया जाता है। साथ ही साथ आपके यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी थे, तो आपको याद रखना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 346। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जब 2 राज्य एक दूसरे से आपस में संवाद करते हैं, यानी कि किसी विशेष विषय पर, विशेष मुद्दे पर बातचीत करते हैं, तो उस विशेष मुद्दे की भाषा कौन सी होगी।
तो वो जो भाषा होगी आपकी वो उस समय संघ की राजभाषा होगी, और संघ का मतलब होता है दिल्ली। जब भी आपसे कंपटीशन में संघ या केंद्र शब्द इस्तेमाल किया जाए तो याद रखिएगा केंद्र या संघ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली होता है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब दो राज्य आपस में बात करेंगे या केंद्र एवं राज्य आपस में बात करेंगे तो उनके बीच संचार की जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, वो वही होगी जो उस समय केंद्र यानी कि दिल्ली की राजभाषा होगी। और दिल्ली की राजभाषा आपकी कौन सी है, हिंदी है। कहने का मतलब यह है कि एमपी और यूपी ये दो आपके राज्य हैं, दोनों ही आपके हिंद प्रदेश है। यदि इन दोनों हिंद प्रदेशों को हम देखें तो दोनों की राजभाषा क्या है, हिंदी है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, हिंद प्रदेश कहते हैं। यदि ये आपस में संवाद करने की कोशिश करते हैं यानी कि बातचीत करते हैं तो इनकी जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, जो कि दिल्ली की राजभाषा होगी, जो कि क्या है, हिंदी है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, हमने कहा कि दिल्ली और आपका एमपी यानी कि एक आपका केंद्र हो गया, एक आपका राज्य हो गया। तो जब केंद्र और राज्य आपस में बातचीत करने का प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे तो उनकी कौन सी भाषा होगी, जो दिल्ली की राजभाषा होगी यानी कि संघ केंद्र की राजभाषा होगी, और वो कौन सी आपकी हिंदी है। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या था। इसको हम समझेंगे अब यहां पर। इसका मतलब बेटा जी ये है, विभिन्न परिस्थितियों का मतलब यहां पे ये था कि जैसे एक राज्य आपका कौन सा हो, हिंद प्रदेश हो, और दूसरा आपका कौन सा हो, दूसरा स्टेट ऐसा हो जो हिंद प्रदेश ना हो, यानी कि एक हिंदी जानता है एक हिंदी नहीं जानता। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, यानी कि उस समय फिर हिंदी में बातचीत नहीं होगी, किस भाषा में होगी, अंग्रेजी में होगी। इसी प्रकार यदि केंद्र आपका दिल्ली हो गया और इसके सामने आपका ऐसा राज्य आ जाता है जो हिंदी नहीं जानता, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा तमिलनाडु, तो ये आपका हिंदी जानता है लेकिन ये तो हिंदी जानता ही नहीं है, तो यहाँ पे आपकी राजभाषा आपकी जो है द्वितीय इस्तेमाल होगी, यानी कि दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है भारत की, इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाएगा। सीधी सी बात है, दो राज्य तथा केंद्र एवं राज्य के बीच संचार की जो भाषा होगी वो वही होगी जो उस समय केंद्र की राजभाषा होगी। विभिन्न परिस्थितियों में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 346 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि राज्य की जनसंख्या के एक छोटे से भाग द्वारा, जैसे कि हम यहाँ पे राज्य की बात कर रहे हैं तो हम हमारे जो हमारा स्टेट है एमपी उसको ले लेते हैं। एमपी स्टेट में आपके 52 जिले हैं, 52 में से हम किसी एक जिले को ले लेते हैं, जैसे कि हमने गुना को ले लिया, ठीक। तो यदि 52 में से हम एक जिले को हटा देते हैं तो 51 जिले हमारे पास बचेंगे, है ना। तो राज्य की जनसंख्या के एक छोटे से भाग द्वारा, तो गुना में यदि हम देखेंगे तो जनसंख्या का एक छोटा सा भाग हो गया, तो राज्य की जनसंख्या के एक छोटे से भाग द्वारा यदि कोई भाषा बोली जाती है तो राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि वह उसको अनुसूची 8 में स्थान दे सकते हैं। यानी कि यदि किसी छोटे से क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाती है तो राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि वह उस भाषा को अनुसूची 8 में स्थान दे सकते हैं। और वर्तमान समय में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं आपकी, 22। तो फिर आपकी एक मिला के और कितनी हो जाएगी, 23। तो इस तरीके से आपकी जो अनुसूची 8 है उसमें हम भाषाओं को जोड़ सकते हैं, लेकिन ये अधिकार केवल संविधान ने किसको दिया है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को ही दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 347। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, विशेष प्रावधान क्या है, राष्ट्रपति जी अनुसूची 8 में स्थान दे सकते हैं, किसको, भाषा को। कौन सी भाषा को, जो छोटे से क्षेत्र में बोली जाती हो। अब बढ़ते हैं हम आगे अनुच्छेद 348 पे। अनुच्छेद 348 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधिनियम तथा विधेयक के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं कैसे। उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, और अधिनियम का मतलब होता है आपका कानून यानी कि एक्ट। विधेयक का मतलब क्या होता है आपका, एक तरीके से प्रस्ताव। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्ट यानी कि कानून, और विधेयक में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 348 में। अब बढ़ते हैं आगे।
अनुच्छेद 349 में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है अनुच्छेद 349। तो अनुच्छेद 349 में क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि भाषा संबंधी विधियों को अनियमित करने के लिए भी हमारे पास विशेष प्रावधान है। यानी कि भाषा से संबंधित हम कोई भी विधि, कायदा, कानून, कोई भी तरीका बदलना चाहते हैं या उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो वो सब जो है आपके लिए पॉसिबल है अनुच्छेद 349 के अनुसार। तो ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 349 में। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है कि भाषा संबंधी विधियों को अनियमित करने के लिए विशेष प्रावधान है। तो ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 349 में। अब आते हैं 350 पर। अब 350 जो है अनुच्छेद, इसमें आपके अलग अलग भाग हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि राजभाषा से संबंधित जो बातें कही गई हैं वो कही गई हैं अनुच्छेद 350 के पहले भाग में, जिसे आप क भी कह सकते हैं, जिसे आप ए भी कह सकते हैं, जिसे आप 1 भी कह सकते हैं। जो भी आपको पेपर में ऑप्शंस में दिखेगा वो सही माना जाएगा, बस भाग पहला होना चाहिए। तो अनुच्छेद 350 में यहाँ पे 2 बातें कही गई हैं। सबसे पहले कौन सी बात कही गई है? व्यथा निवारण के अभ्यावेदन की भाषा। व्यथा निवारण के अभ्यावेदन की भाषा। व्यथा का मतलब होता है समस्या, निवारण का मतलब समाधान, यानी कि समस्या के समाधान के लिए जो हम आवेदन देंगे उसकी भाषा कौन सी होनी चाहिए? राजभाषा होनी चाहिए, और भारत की राजभाषा हिंदी है। तो ये इसमें पहली बात कही गई है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि हिंदी की शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर लागू करना होगा। यानी कि विद्यालय में जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता है, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैसे कि आप लोगों ने भी शिक्षा ग्रहण की हुई है विद्यालय में, तो आपने देखा होगा कि आपको हिंदी विषय की एक किताब अलग से दी जाती है। तो वही क्या है आपका अनुच्छेद 350। एक बार मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूं। इसमें कहा गया है कि व्यथा निवारण के अभ्यावेदन की भाषा राजभाषा होगी, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे क्या कहा गया है कि हिंदी की शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर लागू करना होगा। तो इसमें आपका ये कहा गया है। अब आते हैं हम सीधे अनुच्छेद 351 पर। अगला है आपका अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का यह दायित्व होगा कि हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार में कोई भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी हो, या आपके राज्य सरकार में, राज्य सरकार तो काफी सारी है आपकी, तो कोई भी व्यक्ति सीएम की पदवी पे हो या कोई भी व्यक्ति पीएम की पदवी पे हो, उससे संविधान को कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान उन व्यक्तियों विशेषों को यहाँ पे क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है कि उनको क्या करना है? देश की जनसंख्या का ध्यान तो रखना ही है, देश का ख्याल रखना है, देश की तरक्की के बारे में सोचना है, साथ ही साथ हिंदी भाषा जो कि भारत की राजभाषा है, इसका भी अधिक से अधिक प्रचार करना है और प्रसार करना है। जैसा कि देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तो अब आप यहाँ समझ चुके होंगे। यहाँ पर आपके सभी अनुच्छेद समाप्त होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अब आगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व हिंदी सम्मेलन। तो विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये आयोजित किया जाता है हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर इसका प्रसार और प्रचार करने के लिए। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में, यानी कि 3 साल के गैप में आयोजित किया जाता है, ठीक। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया, इसको समझते हैं। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था 10 से 14 जनवरी 1975 को। कहां? नागपुर में, जो कि आपके भारत में आता है, ठीक। नागपुर भारत में संपन्न हुआ। यानी कि सबसे पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो कब आयोजित किया गया? 10 से 14 जनवरी 1975 को, जिसका आयोजन किया गया था नागपुर में, जो कि कहां है? भारत में, ठीक। अब यदि हम बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके मॉरिशस के राष्ट्रपति, जिनका नाम है शिवसागर रामगुलाम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक ही व्यक्ति का नाम है शिवसागर रामगुलाम। तो पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। इसी कारण से प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब से मनाना शुरू किया गया, तो उसका उत्तर है आपका सन 2006 से। सन 2006 से विश्व हिंदी सम्मेलन जो है हमने मनाना शुरू किया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 2006 से विश्व हिंदी सम्मेलन जो है हमने मनाना शुरू किया। सन 2006 से विश्व हिंदी सम्मेलन जो है हमने मनाना शुरू किया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 2006 से विश्व हिंदी सम्मेलन जो है हमने मनाना शुरू किया। सन 2006 से विश्व हिंदी सम्मेलन जो है हमने मनाना शुरू किया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो था उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अब यदि हम ध्यान दें तो वर्तमान समय तक आपके 11 विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आयोजित किए जा चुके हैं। अब आपका जो अगला होगा वो होगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, और ये कहां पे होगा, ये होगा आपका देवास। ये जो है आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे होगा, मध्य प्रदेश के देवास जिले में होगा। और अब आपके चूंकि 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं तो आपको उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला कब हुआ और अंतिम कब होगा, या अंतिम जो होने वाला है, मतलब पहला कब हुआ, अभी लास्ट में कौन सा हुआ, अब जो होने वाला है, ये 3 क्वेश्चंस बस याद रखिएगा क्योंकि इन तीनों ही प्रश्नों से उत्तर बनेगा। फिलहाल यहाँ पे हमने एक और जोड़ दिया है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि हुआ था आपका 13 से 15 जुलाई 2007 में। अब ये कहां पे हुआ था, ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। अब चूंकि पहली बार कोई विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा न्यूयॉर्क में हुआ था इसलिए हम इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ा रहा हूँ। यानी कि आपका जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। कब किया गया था, 13 से 15 जुलाई 2007 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे आपके बालेंदु शर्मा दाधीच। इसके अध्यक्ष थे आपके बालेंदु शर्मा दाधीच। अब इसी तरीके से एक और जो है आपका विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो है आपका 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। और इसका आयोजन किया गया था 10 से 12 सितंबर 2015 में। इसका आयोजन कब किया गया, 10 से 12 सितंबर 2015 में। कहां किया गया, भोपाल में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, सुषमा स्वराज जी के द्वारा की गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जिसकी अध्यक्षता सुषमा स्वराज जी के द्वारा की गई। अभी चूंकि आप जानते हैं कि सुषमा स्वराज जो थी, यानी कि उनका निधन हो चुका है सन 2020 में, तो यदि देखा जाए तो ये आपकी विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री थी। और विदेश मंत्रालय का ही ये काम होता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन की तिथि तय करना, समय तय करना, स्थान तय करना और अध्यक्ष तय करना। यानी कि विदेश मंत्री के पद पे भी थी उस समय, और इन्होंने जो है उसी समय विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। इसलिए जो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका निधन अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, यानी कि कुछ महीनों पहले ही हुआ है। तो ये था आपका ये पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला पॉइंट है हमारा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि सबसे लास्ट में हुआ, यानी कि अभी अभी हुआ है ना। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये कब हुआ, 18 से 20 अगस्त 2018 में। 11 से 20 अगस्त 2018 में ये आपका 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, ये आयोजित किया गया। अब कहाँ पे और किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, तो ये मॉरिशस में आपका आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, सुषमा स्वराज जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब यदि हम बात करें इस सम्मेलन का लोगो विजेता, लोगो का मतलब होता है चिन्ह, यानी कि ये जो आपका 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था इसके लिए जो चिन्ह सुनिश्चित किया गया था, तो वो चिन्ह कौन सा था, तो वो चिन्ह था आपका कुछ इस तरीके से। यानी कि यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे इस तरीके से 11 बनाया हुआ है, और यहाँ पे 11 का मतलब यह है कि एक राष्ट्रीय पक्षी हिंदुस्तान का था, एक राष्ट्रीय पक्षी आपका मॉरिशस का था। तो इस तरीके से ये जो लोगो यानी कि चिन्ह बनाया गया था, और इस चिन्ह का विजेता किसको कहा जाता है, रुचित यादव जी को कहा जाता है। यानी कि ये जो चिन्ह बनाया गया था 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो लोगो बनाया गया था, तो लोगो विजेता किसको घोषित किया गया, रुचित यादव जी को घोषित किया गया था, जो कि दैनिक भास्कर समूह से संबंध रखते हैं। दैनिक भास्कर एक समाचार पत्र है जिस समूह से संबंध रखते हैं। और यदि हम बात करें कि इस सम्मेलन की थीम क्या थी, तो वो था आपका वैश्विक हिंदी भारतीय संस्कृति। हर एक विश्व हिंदी सम्मेलन की अलग अलग थीम होती है जिसके ऊपर विश्व हिंदी सम्मेलन में चर्चा की जाती है। तो यह है आपका 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया 18 से 20 अगस्त में। कहां पे किया गया, मॉरिशस में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की, सुषमा स्वराज ने की। और इस विश्व हिंदी सम्मेलन का लोगो विजेता किसे बनाया गया, रुचित यादव जी को बनाया गया, जो कि दैनिक भास्कर समूह से संबंध रखता है। अब यदि हम बात करें कि इस विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या थी, तो इस विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम थी वैश्विक हिंदी भारतीय संस्कृति, ये इसकी थीम थी। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अगले बिंदु पे। लिखा हुआ है कि विश्व हिंदी सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सन 1975 में ये सबसे पहली बार आयोजित किया गया, और उसके बाद 1975 से लेकर हम वर्तमान में कहां आ गए, 2020 में आ गए हैं। अब 2021 में ये नेपाल में आयोजित किया जाएगा, और तिथि जो है उस समय ही इसकी अनाउंस होगी, यानी कि उसी समय घोषित होगी। साथ ही साथ अध्यक्ष भी आपके उसी समय घोषित होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अब
यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा लिपि, तो इसको अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी छात्रों से अब हम विदा लेना चाहेंगे। मिलेंगे अब इस YouTube चैनल के हमारे हिंदी विषय के अगले भाग में, यानी कि हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लासेस हमारा YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना कतई ना भूलें, क्योंकि अगले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको वहीं से प्राप्त होंगे। तो देर किस बात की है, आज ही जुड़िए हमारे नेक्स्ट क्लासेस YouTube चैनल से। चलिए मिलेंगे अब अगले भाग में। जय हिंद।